नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बिहार बंगाल के बाद ओवैसी अब यूपी पहुंचे हैं। मकसद वही, अपनी पार्टी को मजबूती देना, नई सियासी जमीन तलाश करना और मुस्लिम वोट पर पकड़ बनाना। दरअसल बिहार और बंगाल की तरह ही यूपी में भी मुस्लिम वोटर्स खासी अहमियत रखता है। करीब 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में ओवैसी अपनी चिर परिचित राजनीति की ओर हैं, लेकिन इस बीच आरोप और सियासत उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नए बैटल ग्राउंड में भी ओवैसी पर आरोप वही पुराने हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की टीम उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन इस बार इन आरोपों को धार दी है खुद बीजेपी ने। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने यह कहकर अपनी पार्टी को सवालों में खड़ा कर दिया है कि ओवैसी ने बीजेपी को बिहार जिताया, अब ओवैसी ही यूपी और बंगाल भी बीजेपी को जिताएंगे। हालांकि बातें साक्षी महाराज ने बतौर तंज कही, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष इस वक्त हमलावर है और बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। यूपी की मुस्लिम पॉलिटिक्स में ओवैसी की एंट्री और साक्षी महाराज के ताजा बयान को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, खुद साक्षी महाराज भी एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दें। बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ओवैसी पर साक्षी महाराज का बड़ा इशारा। साक्षी महाराज का बयान, बीजेपी के हैं भाईजान। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बिहार था झांकी, ओवैसी के लिए यूपी बंगाल बाकी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब यूपी और पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में हैं। पश्चिम बंगाल के बाद यूपी पहुंचे ओवैसी इन दिनों शहर शहर घूमकर अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप पहले ही लगते रहे हैं। हालांकि बीजेपी और खुद ओवैसी इन आरोपों को निराधार बताते रहे हैं, लेकिन अब बयान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज की ओर से आया है तो सियासी हलकों में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। दरअसल बुधवार को दिल्ली से उन्नाव जाते वक्त बीजेपी सांसद से राज्य में ओवैसी की एंट्री और उन्हें मिल रहे जन समर्थन पर सवाल किया गया था। इस पर साक्षी महाराज ने जो कहा, उससे खुद बीजेपी सवालों से घिर गई है। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। हालांकि साक्षी महाराज यही नहीं रुके। उनका कहना है कि पिछले 65 सालों में मुसलमान को बीजेपी के नाम से सिर्फ डराया गया है और अब मुसलमान असलियत से वाकिफ हो चुके हैं। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। साक्षी महाराज और ओवैसी का मुस्लिम प्रेम यूपी में इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि यूपी दौरे पर ओवैसी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। वाराणसी से आजमगढ़ जाते वक्त उन्होंने सपा सरकार पर किस तरह निशाना साधा, आप भी सुनिए। सरकार की उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो अब उनको मौका मिला। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मैदान में है। बिहार बंगाल की तरह ही यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। आंकड़ों की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी विधानसभा में करीब 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं। 2017 के लोकसभा चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद 6 मुस्लिम सांसदों को जीत मिली। ओवैसी इसी मुस्लिम वोट को साधने के इरादे से यूपी के राजनीतिक अखाड़े में कूदे हैं। आरोप प्रत्यारोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ओवैसी इससे लगातार इनकार करते रहे हैं। वहीं बीजेपी कैंप से आए बयान ने ओवैसी और खुद बीजेपी को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इससे पहले जब असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे थे, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया था। আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা, বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে।
साक्षी महाराज के इस बयान के बाद अब बीजेपी नेताओं को इसका जवाब देना पड़ रहा है कि आखिरकार साक्षी महाराज ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब था। ये भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर में साक्षी महाराज खुद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल भी हो रहे हैं और यूपी की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी की एंट्री का सियासी नफा नुकसान क्या है, यानी कि किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान। क्या यूपी और बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे भाईजान? आजमगढ़ से ओवैसी ने अपनी शुरुआत की है। क्या ओवैसी के निशाने पर अखिलेश यादव का समाजवाद है? क्योंकि कई मौकों पर ओवैसी अखिलेश यादव को लेकर निशाना साध चुके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त जुड़ गया है। साथ में कौन कौन लोग इस वक्त साथ में जुड़े हैं, मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ इस वक्त यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ में जुड़ गए हैं। प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। अजमल खान साहब प्रवक्ता AIMIM, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और सतीश प्रकाश जी BSP समर्थक हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, एक तो वैसे ही कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है और विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहता है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काम करते रहे। और अब साक्षी महाराज आपके सांसद इस पर मोहर लगा रहे हैं। मान्यवर, बहुत हैरानी होती है कि इस तरह की विपक्ष के लोग इस तरह की बात करते हैं। आपने हमेशा जब भी असदुद्दीन ओवैसी को सुना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, बहुत मजबूती से लड़े और उनको हराया। मुझे लगता है जो विपक्ष के लोग हैं उनको अपने संगठन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके से सबका साथ, विकास और विश्वास का मूल मंत्र है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, उस तरह के काम कर रही है। और पूरे भारत में कश्मीर से आसाम तक तमाम जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ टकटकी लगा के देख रहा। और पिछले 6 साल से जो कीर्तिमान बनाया है इस सेंट्रल की सरकार ने काम करके, जिसमें किसी भी तबके को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है, किसी भी तबके को विकास से महरूम नहीं रखा है। किसी भी तबके को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पंथ का हो, उसे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये कटिबद्ध। नहीं सर, लेकिन इस वक्त इस बार तो विपक्ष को ये आरोप लगाने का या ये तंज करने का मौका जो है तो खुद साक्षी महाराज ने दिया है ना, आपके सांसद ने। उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है कि बिहार में बीजेपी को जिताया है, अब यूपी बंगाल जिताने आ रहे हैं ओवैसी, तो इसलिए मौका मिला है विपक्ष को। ये तो आप दे रहे हैं मौका, आपके सांसद दे रहे हैं मौका। महाराज जी अभी थोड़ी देर में आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। जो मैंने उनको सुना है, जितना मैंने उनकी पूरी बात को सुनी है, उसमें उन्होंने एक कोई नेता आ रहा है, बात कर रहा है, जिस लोकतंत्र की दुहाई पक्ष के देते हैं का सहारा लेके अगर ओवैसी साहब अपने कैंपेन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेके उन्होंने एक अपनी तरफ से बयान जारी किया। वो थोड़ी देर में आपके सामने ठीक है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कोई नेता अगर आ रहा है तो उसका वेलकम कर रहे हैं, अच्छी बात है। वेलकम करने में उनको जीत की दुआएं दीजिए ना। वेलकम अगर कर रहे हैं तो उनको जीत की दुआएं दीजिए। ये क्योंकि हाँ ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वो बीजेपी को जिताने आ रहे हैं, ये तो सवाल खड़ा होगा ना सर। और फिर दोबारा ये सवाल भी आएगा कि क्यों ना कहें कि बीजेपी की बी टीम है। सकारात्मक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, करके उत्तर प्रदेश में, और पूर्ण रूप से जो वहां की जनता है, जो वहां का ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सर्वमान्य है। किसी को जरूरत नहीं है। और कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लोग हमेशा से आते रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कभी असर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। और तो देखिए, मुझे बीजेपी से 2 बयान सुनने को मिल रहे हैं। एक साक्षी महाराज का बयान जो कि ये कहते हैं कि ओवैसी साहब यूपी और बंगाल जिताने हमको आ रहे हैं। एक यासिर जिलानी साहब जो कहते हैं कि नहीं, हम खुद के दम पर जीतेंगे। ये 2 बयान है। 2 बयान क्यों आ रहे हैं इस पर मैं आगे भी बातचीत करूंगा, लेकिन मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। अजमल खान साहब भी इस वक्त मेरे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। क्योंकि ओवैसी साहब को लेकर ये बात कही है साक्षी महाराज जी ने, तो मैं उनके पास भी सवाल लेकर जाऊंगा। और अजमल खान साहब सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, साक्षी महाराज ने तो ये भी कहा है कि खुदा ओवैसी साहब को ताकत दे, यूपी में उनको ताकत दे। दुआ कर रहे हैं ओवैसी साहब के लिए। देखिए, आप एक ऐसे शख्स के बयान की बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक ऐसे शख्स के बयान को लेकर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर डकैती, रॉबरी, लैंड ग्रैबिंग 420 और हद ये है कि 2020 में कोतवाली नगर एटा में रेप का मुकदमा है।
उनके बयान कर देने का और बयान से पलटी मारने का बाकायदा एक पूरा दस्तूर है। इतने झूठे बयान उनके हैं पूरे वो हैं। लेकिन ये तो अभी तो अच्छा कह रहे हैं ना आपके लिए, अगर वो ये कहते हैं कि खुदा ओवैसी साहब को मजबूत करे उत्तर प्रदेश में, तो ये तो दुआ दे रहे हैं आपको, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सुन लीजिए, अरे भाई उनकी ये इसमें बुरा मानने वाली ये बात है कि झूठा इल्जाम लगा रहा है वो झूठा शख्स जिसकी अपनी कोई रेपुटेशन नहीं है। ऐसे लोगों की बात उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे, खुदा क्या मानेगा? आप दूसरी बात सुनिए, अगर अरे भाई कोई बात आपके के लिए कहा है, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी अफिडेविट फाइल करी है उसको, अरे चिल्लाओ मत यार, तुम बोल रहे कि हम चिल्लाए नहीं ना, यासिर साहब आराम से बोलो। ये इलेक्शन कमीशन के सामने उनका अफिडेविट है, समझे आप? ये इलेक्शन कमीशन के सामने उसमें अफिडेविट है, चार्जेस लिखे हुए हैं, लैंड ग्रैबिंग, चीटिंग, चार्जेस लिखे हुए हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, उनका अफिडेविट कह रहा है। और ऐसे शख्स ने एक बयान दिया। और दूसरी बात सुनिए, मैंने भारत समाचार पर उसके थोड़ी देर बाद देखा, वो उसी बयान से पलटी मार गए। इसके बिना पर ओवैसी साहब पे इल्जाम लगा दिया जाएगा। रही बात इसकी कि अगर हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे, हम कहीं भी इलेक्शन लड़ने जाएंगे, लोगों को तकलीफ होगी, कुछ लोगों को दूसरी तरह से रिएक्ट करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई, दलितों से बदतर कहा गया। और उसके बाद हमारी पार्टी निकलकर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ी, 2 सीट जीती, दूसरी बार 2 सीट जीती। 25 साल का पुराना गठबंधन टूट गया बीजेपी और शिवसेना का। इसका वो गठबंधन तोड़ने का भी तो श्रेय दीजिए। वही ममता बनर्जी जो बीजेपी की गोद में बैठकर मिनिस्टर थी, हम वहां गए तो वो भी इल्जाम लगा रही, ममता बनर्जी भी इल्जाम लगा रही। हम पहुंचे उत्तर प्रदेश, जिनकी जमीन खिसकते हुए दिख रही है। ठीक है, जिनका बयान है मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं। अजमल साहब, यासिर साहब, जिनका बयान है मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं। इस वक्त खुद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी महाराज आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर। साक्षी महाराज, आपका जो बयान है कि ओवैसी ने पहले बिहार जिताया और अब बीजेपी को यूपी और बंगाल जिताने आ रहे हैं, इसको किस तरह से मैं देखूं? आप समझाइए अपने बयान का मतलब, इससे पहले कि मैं कुछ और समझूं। से नकारता हूं इस बयान को। मेरे से प्रश्न किया गया था कन्नौज में कि ओवैसी अखिलेश यादव से मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं, आपकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैंने कहा ओवैसी ने बिहार में चुनाव लड़के देख लिया, उनके हैदराबाद में हमारा कमल खिला है, वहां हमने उनको मात दी है। पश्चिम बंगाल में वो लड़ना चाहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। और यहाँ चाहे अखिलेश के साथ मिले, चाहे बुआ के साथ में मिले, चाहे कांग्रेस साथ में मिले, चाहे अकेले लड़े, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक ऐसा मंत्र है, इसके आधार पर हमें कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला, हम सबको मात देने वाले हैं। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि वो हमको जिताए, बिहार में जिता दिया, हम भी जिताएंगे, उनकी गलती से हमें फायदा हो। अगर राहुल गांधी कोई गलती करते हो बीजेपी को फायदा होता है तो इसमें हमें क्या परेशानी है? तो अगर ओबीसी लड़ते हैं, मिलके लड़े, अकेले लड़े, सारे विरोधी दल मिलके लड़ जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम तो लड़ेंगे तो मोदी के नाम पर लड़ेंगे, योगी के नाम पर लड़ेंगे। और हम लोगों ने जो विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमें तो जनता जिताएगी। ओबीसी का को जिताएगी, ओबीसी से क्या लेना देना हमको? हमें जनता पर विश्वास है, जनता को हम पर विश्वास है। हमारा तो एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपके संज्ञान हो गया 2014 से पहले हिंदुस्तान में 13 करोड़ गैस के कनेक्शन थे, मोदी जी ने करके 15 करोड़ और कर दिए। और तब लंबी लाइनें लगती थी, ब्लैक में बिकता था। 38 करोड़ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोल दिए। एक से एक विकास का काम असंभव को संभव किया है। धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दी, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। हमारे पास जीतने के लिए बहुत सारे से साधन है। ओबीसी के हमको जिताएंगे, ओबीसी तो जहां तक ताकत होगी वहां तक एक छोटी तक की ताकत लगाएंगे हमको हराने के लिए। ठीक है, हम तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए। आपने क्या बोला था वो मैं आपको एक बार सुना देता हूं, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा सर। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे।
उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। अब देखिए साक्षी महाराज, आप अपने इस वक्तव्य में आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार में भी हमारा साथ दिया था, अब वो यूपी और बंगाल में भी साथ देंगे। ये सीधा साफ साफ कहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने इस बयान का खंडन करता हूं या मैंने गलत बयान दे दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कहा नहीं था। साथ देंगे, वो पूरी ताकत से उन्होंने हमें हराने की कोशिश की थी और करते रहेंगे। हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर लड़े थे, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और हम आज बता रहे हैं यूपी तो हम जीतेंगे ही, पश्चिम बंगाल भी हम आपको जीत के दिखाएंगे। जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो ताकत लगा ले। ओवैसी के सहयोग से? ओवैसी के सहयोग से नहीं, ओवैसी के विरोध से। लेकिन अभी तो आप सहयोग की बात कर रहे हैं ना, आपने सुना होगा ना। देखिए अब जो आपने कहा, नहीं जो आपने कहा मैंने आपको सुना दिया। अभी यार मैं कुछ और बोलूंगा तो आप विवादित कह देंगे। नहीं मैं कुछ विवादित, जो आपने कहा वो मैंने आपको सुनाया सर। साक्षी महाराज जी, जो आपने कहा वो मैंने आपको सुनाया, मैंने तो उसमें कुछ डाला नहीं। आपने ये कहा उसमें आप नहीं, तो फिर आप नहीं मेरे मुंह से कहलवाने का प्रयास मत नहीं, करिए। फिर आप ये कहिए कि वो बयान गलत था, मैं उसका खंडन करता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले आपने क्या कहा था? आप ये कहिए कि नहीं वो गलत था मेरा बयान। माध्यम से चुनाव नहीं जीता जाएगा। नहीं, फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि वो बयान मेरा गलत था। आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैंने बाइट चलाई है सर। कानों का इलाज करा लीजिए ना। मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। जो आपने कहा वो मैंने सुनाया, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। जो आपने कहा वो सुनाया। आपने ये कहा कि नहीं कहा? आपने ये कहा कि आपको वर्जन दे रहा हूँ, फिर आपको बात करने का तमीज नहीं है क्या? कमाल करें यार। साक्षी महाराज जी, मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत सम्मान से आपसे बात कर रहा हूं, और जो बात आपने कही वही मैं सुना रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं वो सुनिए, वो जनता को दिखाइए। नहीं तो वही तो दिखाया सर मैंने, तो जो आपने कहा वही दिखाया। जो अब कह रहा हूँ उसे आप जनता से दिखाइए। वो 24 घंटे से गलत बयान दिखा रहे। वो तो सुनी रही है जनता, मतलब आपने पहले गलत बयान दिया था, ये कह रहे हैं ना। सुनाइए ना, जो मैं बोल रहा हूँ इसे क्यों नहीं सुना रहे आप? वो ये तो लाइव चल रहा है सर प्रोग्राम, ये लाइव चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो सुन रही है जनता। उसमें गुड़ में गोबर काहे को मिला रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं वो सुन रही है जनता। एक बार फिर से सुनिए। यही सुनाइए। ये आपके कहने से तुरंत हम आपके उस पर आ गए, तो जो हम कह रहे हैं वही सुनाइए। ठीक है। नहीं, इसका मतलब इसका मतलब वो बयान गलत था, पिछला बयान गलत था आपका। साक्षी महाराज ने फोन काट दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। अब एक बार फिर से चलाइए वो बाइट जो साक्षी महाराज ने कहा है, उनका जो बयान है उसको एक बार फिर से हम चला रहे हैं, आप खुद देखिए और तय कीजिए। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब वो क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है, और जो पहले कह रहे थे वो आपने सुन लिया कि उन्होंने क्या कहा। उनमें इसमें साफ तौर पर जो कह रहे हैं कि ओवैसी ने हमारा बिहार में सहयोग किया, अब यूपी और बंगाल में भी करेंगे। अब इसका मैं क्या अर्थ निकालूं? मेरे साथ पूरे जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त विवेक सिलास जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ इम्तियाज अंसारी साहब जेडीयू के नेता हैं, वो भी जुड़ गए इस वक्त मेरे साथ। यासिर जिलानी भी मेरे साथ है। यासिर जिलानी, मुझे बताइए, आपके सांसद दो बातें कह रहे हैं और अब हम किस बात पे उनकी भरोसा करें? वो कह रहे हैं अब जो कह रहा हूं वो सही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना जो पहले कह रहे थे वो गलत है, वो गलत था। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने उनके जो बाइट का जो 20 सेकेंड है वो बार बार आप उनको स्क्रीन पे लाते हैं और दिखाते हैं। उनका पूरा बाइट सुनाइए, जिस वक्त ये इंटरव्यू हुआ था वो मैंने दिखाया। और ये तो मैं आपको एक तर्क के साथ बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, मैंने आपसे पहले कहा कि महाराज जी जब आएंगे तो वो क्लियर कर देंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आपके सामने बिल्कुल वो सारी चीजों को नकार दिया है, तो उसमें किसी तरह की अब
अब उस पर चर्चा करने का मुझे मैं यही तो लगता कह है रहा कोई हूँ औचित्य यासिर बचता साहब, मैं नहीं। यही कह रहा हूँ जी। कि नकार देना एक अलग चीज है कि हाँ आप कहें कि हाँ मैंने उस वक्त जो कहा वो गलत था, मैं इस देखिए, बात का खंडन कई करता बार हूं। क्या कई ये बार चीज क्या होती होता है कि जब आप दो तरह की देखिए, बात जब है, कई ये बार- नहीं कि वो मैंने कहा ही नहीं, सुनिए, नहीं ये कई नहीं बार कहना क्या चाहिए होता कि है वो मैंने जब कहा ही नहीं। पत्रकार बंधु देखिए, जब पत्रकार बंधु जब सवाल करते हैं और उस वक्त नेता जो भीड़ में खड़ा होता है, जिसके आसपास लोग भी होते हैं, अपनी बात को बेहद शानदार तरीके से रखते हैं, लेकिन उसकी जो एक लाइन आप लेके अगर दिखाएंगे तो वो पूरी बातों के साथ आप नाइंसाफी करेंगे। आप पूरी बाइट चलाइए, वो लंबी 3-4 मिनट की उनका पूरा इंटरव्यू है, वो चलाइए। उन्होंने क्लियर कहा है, पहले भी मैंने सुना था, जिसमें उनका कोई ऐसा इंटेंशन, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो क्यों कहेंगे, क्यों एक ऐसे नेता को जो विवादित नेता है, जिसका मतलब कोई आप भी इसको नकारेंगे कि उन्होंने नहीं कहा? बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने खुद आके कह दिया, तो मैं नकारता हूं इस बात को। और सांसद जी के जो साथ चीज मैं- सामने चल रही है विवेक सिला साहब, जो चीज सामने चल रही है और जो चीज मैंने सुनी, जो चीज आप भी बैठे हुए हैं आपने भी सुनी, क्या मैं आंखों देखी और कानों सुनी नकार दूं? तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सीधी सी बात। जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी शुरू से ही रहा है। सब झूठे हैं, बयान से पलटते हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। किस तरह से आपसे बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। ये सब अहंकार में डूबे हुए हैं। और अब उत्तर प्रदेश की जनता में देखिए जागरूकता आ गई है। अब शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, अली, बजरंग बली की राजनीति चलने वाली नहीं है। सीधी सी बात है, जो डेवलपमेंट पे बात करेगा, जो डेवलपमेंट करके दिखाएगा, जनता के मूलभूत सुविधाओं को लेकर आगे बढ़ेगा, जो नेता, जो पार्टी, उसी का जनता सहयोग करने वाली है। साक्षी महाराज जी ने ये नहीं बताया कि 2100 करोड़ रुपए का वहां से चमड़े का उद्योग उन्नाव के, जहां से वो सांसद उठ के बांग्लादेश चला गया, उस पर एक चर्चा नहीं की। बलात्कारी सिंगर से आशीर्वाद लेने चले गए चुनाव के बाद, और 2019 में जिस महान जनता ने उनको जिताया था, उन्हीं को श्राप दे रहे थे। ये वो साक्षी महाराज है। और कितने केस उन पे चल रहे हैं, तो अभी जो बैठे हुए प्रवक्ता है उन्होंने बताया। देखिए, आज जरूरत इस बात की है उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, कि लोग शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महिलाओं के अत्याचार पे बात करें। ये हिंदू मुसलमान करना, जाति को जाति से बांटना, आखिर ये हिंदुस्तान में कब तक चलेगा? और ओवैसी जी की जहां बात है, तो आज हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी चले जाए तो वहां लोग जानते हैं कि ओवैसी किसके एजेंट है और किसके इशारे पे काम करते हैं। इसका प्रमाण खुद भारतीय जनता पार्टी के लेकिन विवेक सिला साहब, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे की शुरुआत आजमगढ़ से की है, और आजमगढ़ अखिलेश यादव जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो क्या टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव को? क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मुझे यूपी आने से उन्होंने रोक दिया, 12 बार मेरे को यूपी उन्होंने नहीं आने दिया। देखिए, वो उत्तर प्रदेश आए, ठीक है, हमसे कुछ लेना देना नहीं। वो जहां से चाहे चुनाव लड़े, जहां से चाहे चुनाव लड़वाएं। आजमगढ़ से उन्होंने शुरुआत की है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है करने। लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने का डेवलपमेंट किसने किया था, किसने डेवलपमेंट करके दिखाया था, किसने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ के काम कर रही है, चाहे जिला लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या तहसील हो। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मजबूती से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जनता का सहयोग मिल रहा है। आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री वाराणसी के क्षेत्र वाराणसी में दोनों सीटें एमएलसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत के आई। तो जनता अब समझने लगी है, और जनता ये जानती है कि श्री अखिलेश यादव ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो वाकई जनता को डेवलपमेंट की ओर लेके गए थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आज योगी जी क्या कर रहे हैं? जानवरों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कुछ और बात करते हैं। ठीक है, हम इसको यूपी की सियासत पर फोकस रखते हैं। मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा, क्योंकि बाकी सब पैनलिस्ट भी हैं, उनसे भी मुझे एक रिएक्शन जरूर पहले लेना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रियंका जी, जो ओवैसी साहब की एंट्री हो रही है यूपी की सियासत में, आप किस तरह से सियासी नफा नुकसान आप देख रही हैं यूपी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इससे पहले भी क्लियर था और आज भी क्लियर है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह कार्य करती है। ये एक दूसरे पर आग उगलते हैं, और उसके बाद जो भावनात्मक रूप से लोगों को ठेस पहुंचाने और उसके साथ में बंटवारे की राजनीति, बरगलाने की राजनीति करते हैं, भाईचारे को खत्म करने की जो राजनीति करते हैं, ये उसका सीधा एक जो है एक कहते हैं ना, दिल की बात जुबान पे आ गई। तो ये आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा, इनके दिल की बात आज जुबान पे आ गई है, और ये सिर्फ यही काम करते हैं, और इनका काम ही है। जब बीजेपी पार्टी का असली मकसद है सत्ता को हासिल करना, सत्ता को हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सारे तरीके से अपनाती है, और उसके साथ में आप देखिए किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करती है।
पार्टी को फंड भी देना, ये सारी चीजें पहले ही निकल कर आ चुकी हैं। आज बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि ये ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। और ये इस बात का खुलासा खुद साक्षी महाराज ने अपने जो ऑडियो में किया, जो वीडियो आपने चलाया उसमें किया। दूसरी बात, ओवैसी ने भी इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आप इससे देखेंगे जो उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कई बार कोशिश करी पर मैं नहीं आ पाया, पर अब बीजेपी जब सत्ता में है तब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए उनको छूट मिली हुई है। तो ये इस पूरे जो कन्वर्सेशन अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि साफ साफ लफ्जों में उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि बीजेपी ये सत्ता में जब तक रहेगी तब तक ओवैसी की चांदी रहेगी। अच्छा सतीश प्रकाश जी, ये इस तरह की कंट्रोवर्सी का भी कुछ फायदा मिलता है क्या चुनाव में, कि पहले कुछ कह दो और बाद में उसको नकार दो तो फिर चर्चा हो जाती है? क्या इस कंट्रोवर्सी का कुछ इलेक्शंस में फर्क पड़ता है क्या? हमेशा उनके बयान हमेशा इसी तरीके रहते हैं, है ना। कभी मुस्लिम्स को, कभी हिंदुओं को डर दिखाते हैं कि आपकी पॉपुलेशन कम होगी, है ना। हिंदू कहते हैं कि आप बच्चे जो है 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो, है ना। बाकी उनका इतिहास अभी हमारे एक जो साथी थे उन्होंने बता ही दिया। देखो एक चीज में आपको बताना जी कि ओवैसी जी भी भारतीय नागरिक, और भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी विचारधारा का, अगर वो राजनीतिक दल खड़ा करना चाहता है तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर आप सोचेंगे तो ओवैसी जी को भी पार्टी बनाने का अधिकार है और किसी भी स्टेट में जाकर के इलेक्शन लड़ने का अधिकार। और जहां तक साक्षी महाराज जी हैं, देखिए अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को लेकर के उनके सवाल खड़े किए। बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ये रणनीति रही है कि ये क्षेत्रीय दलों को नहीं पनपने देना चाहती। आप याद कीजिए 1967 का वो दशक जब कांग्रेस ने तमाम क्षेत्रीय दलों को मिटाने की कोशिश की, और उसका परिणाम आज ये है कि आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आज बीजेपी सत्ता में है। और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो आज बीजेपी के लीडर्स का भी व्यवहार क्षेत्रीय दलों के प्रति यही व्यवहार है। ओवैसी जी के नजरों में आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में तमाम हिंदुओं द्वारा संचालित राजनीतिक दल है। एक व्यक्ति, चलिए मान लीजिए ओवैसी सिर्फ मुस्लिम के लीडर है, लेकिन अगर कोई इस देश में अगर एक दल मुस्लिम द्वारा संचालित अगर खड़ा हो जाता है तो कहां सवाल लग जाएगा। तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, मेरे हिसाब से उनका स्वागत करना चाहिए। अगर उनकी, देखिए आज साक्षी महाराज जी जब राजनीति की बात करते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। यही साक्षी महाराज जी जब यही ओवैसी राम मंदिर को लेकर के भारत सरकार से सवाल पूछते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछते हैं, तो यही बीजेपी के लीडर, इनकी जो भाषा है वो मर्यादित नहीं होती, वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग इन्हीं ओवैसी जी के साथ करते हैं। तो ये सारा मंथन है। मेरे हिसाब से हमको बड़ा अपनी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, और ओवैसी जी अगर लड़ना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। वो अपने आप को प्रूव करें, हर व्यक्ति को ये अधिकार है। ठीक है, ठीक है। मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप बिहार में साथ लड़े थे, ओवैसी जी के साथ मिलकर आपने चुनाव बिहार का लड़ा था, और वहां फायदा भी हमने देखा था कि 5 सीट जीतने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब रहे थे। इसलिए मिली थी क्योंकि साक्षी महाराज की ओर से एक बयान आया था। हालांकि अब से कुछ देर पहले साक्षी महाराज हमारे साथ लाइव जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, अपनी ही बात का, अपनी बयान का वो खंडन करते हुए नजर आए हैं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इम्तियाज अंसारी साहब के पास मैं चलना चाहूंगा। इम्तियाज अंसारी साहब, चूंकि बिहार के अभी चुनाव हुए हैं और आप और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी आप लोग, वहां पर ओवैसी फैक्टर जो था बिहार में, वो जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि ओवैसी फैक्टर का जो एक प्रभाव था वहां पर, वो बीजेपी के लिए मददगार साबित हुआ और महागठबंधन उसी ओवैसी फैक्टर की मदद से पीछे रह गया और बीजेपी और जेडीयू ने लीड ले ली। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा नहीं है। ओवैसी फैक्टर जो हमारे यहाँ सीमांचल में काम किया है, उससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ, क्योंकि हमने जो काम किया है बिहार में और सीमांचल क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है, हमको ये उम्मीद और आशा नहीं था। बिहार की राजनीति में 2020 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पे सबसे बड़ी भूल की है, जो नेता नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए 15 सालों में अनेक
विकसित क्योंकि आपके पास समय कम है, अनेक विकसित काम किए हैं। हम नंबर वाइज नंबर आपको बता सकते हैं। जो बिहार के इतिहास में और इस देश के राजनीति इतिहास में कोई नेता ने अल्पसंख्यक समाज के लिए इतना काम नहीं किया। लेकिन सीमांचल में हम लोग हारे, हमारे उम्मीदवार हारे। ओवैसी फैक्टर वहां काम किया। ओवैसी फैक्टर जो है वो विकास को प्रभावित करने का काम किया। और देखिए, इस देश में ये देश बड़ा है और विभिन्न राज्य है और कई राज्य, हर का अपना अपना, हर राज्य में अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग पहनावा इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग खान पान इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हैदराबादी बिरयानी जो है इस देश के सभी राज्यों में काम करेगा, इस तरह का काम नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा अगर ओवैसी फैक्टर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस देश में, और अगर हो रहा है, किसी भी राज्य में एंट्री होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अल्पसंख्यक समाज को वैसी फैक्टर से नुकसान होगा। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट और मत का प्रयोग, उसका ओवैसी फैक्टर से विभाजन होता है। अल्पसंख्यक समाज की आवाज दब जाती है, अल्पसंख्यक समाज का वोट का बंदरबाट होता है। ओवैसी फैक्टर सबसे ज्यादा कमजोर अल्पसंख्यक समाज को ही करता है। अजमल खान साहब, आप सुन रहे हैं, इम्तियाज साहब तो एक तरह से वोट कटवा करार दे रहे हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबादी बिरयानी इस देश में नहीं चलेगा। नहीं, ये अजमल साहब इसका जवाब देंगे। सर, आपने उन पर तंज कसा है तो अजमल साहब अपने आप को डिफेंड करेंगे ना, अपना पक्ष रखेंगे, उनको रखने दीजिए। अजमल खान साहब। जी देखिए, मैंने कहा ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ओवैसी साहब हैदराबाद के बाहर निकले। महाराष्ट्र में पहली बार इलेक्शन लड़े, 2 सीट जीते। दूसरी बार इलेक्शन लड़े, फिर 2 सीट जीते। लेकिन वहां 25 साल से चला आ रहा गठबंधन टूट गया, शिवसेना और बीजेपी का। और महासेकुलर जो जिनकी प्रवक्ता बैठी है, महासेकुलर कांग्रेस पार्टी हिंदुत्ववादी शिवसेना के साथ जा मिली। एनसीपी का भी वही हाल हुआ। 2019 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, 3 सीट हमारी पार्टी लड़ी। एक सीट परंपरागत सीट हैदराबाद की थी जो हम जीते, दूसरी सीट जो औरंगाबाद में जीते। लगातार बीजेपी और शिवसेना का 25 साल से उस पर कब्जा था, उसको हरा दिया। तीसरी सीट हम हारे किशनगंज में, वहां से कांग्रेस जीती, बाकी सब पे बीजेपी जीत गई। कांग्रेस वोट कटुआ है ये कि हम वोट कटुआ है। हमारी वजह से एक सीट कांग्रेस जीती, बाकी सब कहीं कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी बीच इलेक्शन में छोड़ के भाग जाए, उनकी पार्टी हार जाए 50-50 सीटों पर, और उसका इल्जाम हमारे ऊपर लगाएंगे। अपनी सियासी जमीन किसी स्टेज में बता नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर आपके वजह से सीमांचल में जनता दल यू के उम्मीदवार हारे हैं। आपको मैंने टोका ना, अरे आपको सब पता लग जाएगा। मैंने आपको टोका नहीं ना, आप बर्दाश्त करिए, सच्चाई को बर्दाश्त करना सीखिए। अब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बंगाल में। वो ममता दीदी जब बीजेपी के साथ मिनिस्टर थी तो सब कुछ अच्छा था। बंगाल में 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने हिंदू वोटों में 12% से 39% पर पहुंची, हिंदू वोटों में सेंध लगा दी। उसको वोट कटुआ कोई नहीं कहता। ममता दीदी के सारे हिंदू वोट उसने छीन लिए। ममता दीदी वहां बौखला रही, हम पहुंचे, हमें वोट कटुआ कहने लगे। मुसलमान बंगाल में कांग्रेस के पीछे, कम्युनिस्ट के पीछे, और अब ममता दीदी के पीछे खड़ा रहा तो बहुत अच्छा। एक मुस्लिम लीडर ने जो बात सच्चर ने कही थी उसको कहा, मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक बात करी, सबकी एकदम हालत खराब है। सबको वोट कटुआ, कम्युनलिज्म दिखाई पड़ता है। सारे कम्युनलिज्म 70 साल से करके जो हालत बना दी है शैक्षिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, उसको आप देख लीजिए। मैं थोड़ी कह रहा हूं ना, मेरी सरकार है। सरकारों की रिपोर्ट देखिए, सरकारों की अपॉइंटेड कमेटियों की रिपोर्ट देखिए। क्या नीतीश ने किया, क्या लालू ने किया, क्या कांग्रेस ने किया, क्या मुलायम ने किया, क्या अखिलेश ने किया, सब मालूम हो जाएगा। ठीक है यासिर जिलानी साहब, अब ठीक है, साक्षी महाराज अपनी बातों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, ओवैसी साहब उतर तो रहे हैं यूपी के चुनाव में, ये तो तय है, तो सियासी नफा नुकसान किस तरह से देखते हैं आप? यकीन मानिए आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से कोई हमारी विचारधारा पे, हमारे संगठन पे और हमारी वहां पे अभी जो मौजूदा सरकार है उसको जब दोबारा सत्ता मिलेगी उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आप काम देखिए, बदलाव देखिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आदित्यनाथ जी ने काम किया है, विकास साफ बोल रहा है। नोएडा से लेकर महाराजगंज तक आप जाएं, आप सड़क की व्यवस्था देखें, आप पानी और बिजली घर घर और गांव गांव पहुंच रही है। इससे इनकार सतीश जी भी नहीं करेंगे, बैठे हुए हैं यहाँ पे बड़े इंटेलेक्चुअल
सेक्शन से आते हैं और चिंतक हैं बहुजन समाज के, ये बात को मानते हैं। और हमारी लड़ाई एक ऐसे आदमी से जो अपने आप को नहीं, देखिए सियासी नफा नुकसान तो होगा, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अलग चीज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग चीज है, वो अलग चीज है कि साक्षी महाराज अब अपने बयान से पलट रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो देखेंगे तो कुछ ना कुछ सियासी नफा नुकसान तो होगा ही। अब ओवैसी आएंगे तो किसका वोट काटेंगे और उसका फायदा किसको मिलेगा? अगर ऐसे भी हम देखें इसको, अब हम साक्षी महाराज के हिसाब से ना देख के दूसरी तरह से देख लें अगर इसको, तो इसको तो कैलकुलेट करते ही होंगे ना सर आप? पार्टी तो एक एक चीज कैलकुलेट करके चलती है। हमारा कैलकुलेशन ये है कि हम लोगों के विकास, लोगों के जनहित के साथ जो उनके मुद्दे हैं उनको उनके साथ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारी जहां जहां सरकारें हैं वो जनहित की कार्य कर रही है। और मैं उनका किरदार के बारे में बता दूं कि हम असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्यों चर्चा करें, जो महिलाओं को लेके क्या सोचते हैं। महिलाओं के लिए अभी हैदराबाद के चुनाव में उन्होंने कहा कि मुसलमान गरीब की जो बीवी होती है वो सबकी भाभी होती है। ये उनका चरित्र है, ये मातृत्व शक्ति के लिए उनकी सोच है। एक कोई पान वाला है, तराना पान वाला, उसको पान खिला के बच्चे पैदा कराते हैं और कहते हैं कि मैं बैरिस्टर हूं, मैंने लंदन से पढ़ाई करी है। तो आप इस तरह के शब्दावली और वाणी का प्रयोग करके अपने आप को धार्मिक टीचर बनने के लिए जो तलवार खींच के खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह की कसम हम तो ये नहीं होने देंगे, तो ये भारत के लोगों को और भारतीय मुसलमानों को मूर्ख ना समझें। वो अच्छा, समझते हैं कि आप किस तरह जबकि इस्लाम में औरतों को कितनी इज्जत दी गई है, कितनी ताजीम की गई है, ओवैसी साहब को समझना चाहिए कि इस्लाम ने कितना औरतों को कितनी इज्जत दी है, कितनी ताजीम की है, उनकी कितनी कद्र की है। हदीस में उनका जिक्र है, कुरान में जिक्र है। और इस तरह का भाषा अगर वो एक अलग टॉपिक है डिबेट, वो एक अलग टॉपिक है डिबेट का, से भी अलग है। मैं अभी प्रियंका जी के पास चल रहा हूँ। प्रियंका जी, अगर यूपी में कांग्रेस की स्थिति देखें तो कोई बहुत अच्छी यूपी में कांग्रेस की स्थिति नहीं है, और अगर ऐसे में एक और दल उतर रहा है और वो लगातार छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन खड़ा कर रहा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में? जो है किसको जा, मैं समझती हूँ कि आप ये देखिए कि जिस तरह से महिलाओं की जो स्थिति है आज उत्तर प्रदेश में, तो आप बिल्कुल ही दयनीय कह सकते हैं। आप देखिए, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे उसके बाद होने वाली अन्य घटनाएं हो, सब में एक चीज निकल कर आ रही है कि किस तरह से लापरवाह है प्रशासन और जो है हमारा शासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। जितने भी दावे करते हैं सिर्फ अखबारों और न्यूज लाइन, हेडलाइन के सिवा इनका जमीनी हकीकत अगर देखी जाए महिला सुरक्षा को लेकर तो जीरो है। जिस तरह से आप देखिए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ चुका है। तो आप ये नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल दूसरा था। प्रियंका जी, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ओवैसी फैक्टर को लेकर है कि ओवैसी फैक्टर कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा है, जो कि एक तरह से अब आप समझ लीजिए कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के सामने तो अब अस्तित्व बचाने का संकट आ खड़ा हुआ है। देखिए, समय ऐसा है कि आप मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो भी काम कर रही है वो आम आदमी के मुद्दों को लेकर करती है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारों का मुद्दा हो। हर मुद्दे पे बढ़ चढ़कर उनकी आवाज बन रही है। जनता ये चीज समझ रही है, देख रही है, और जनता ही डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना है और कैसे किसको जिताना है। तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस अपना काम बाखूबी निभा रही है। हर स्तर पर जाकर, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो, हर स्तर पर जाकर जो आवाज है, जो आम आदमी की आवाज है, जो जनता की आवाज है, उसको बुलंद कर रही है, जो परेशान है आज। आप वास्तविकता देखिए कि इस समय कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष का काम कर रही है और विपक्ष की आवाज जी लग रहा है कि आज की डेट में कहीं नहीं सुनाई। विवेक साहब, लेकिन ओवैसी साहब का सीधा अटैक जो है अब अखिलेश यादव जी पर हो रहा है। उन्हीं को लेकर लगातार स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि एक वक्त ऐसी बातचीत चल रही थी कि शायद हो सकता है कि 7 आ जाएं, यूपी में 7 चुनाव लड़ें, कुछ ऐसी बात चल रही है क्या अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन करके सरकार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और छोटी पार्टियों से हमारा गठबंधन जरूर होगा। जहां तक ओवैसी जी की बात है, तो ओवैसी जी से गठबंधन हमारा इस समय तो नहीं लगता है कोई भी गठबंधन होने की कोई भी दूर तक कोई भी संभावना है। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि ओवैसी जी यहाँ पर वही जाति धर्म की राजनीति करने आ गए हैं, वोट कटुए वाली राजनीति, और धर्म को धर्म से लड़ा के। तो और क्या भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को भी डर है क्या? अब आपने वोट कटवा, आपने फिर वो नाम लिया, तो यानी कि अपने वोट कटने का भी डर है क्या आपको समाजवादी पार्टी के वोट कटने का? आपको लगता है कि ओवैसी जो है आपके वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं?
देखिए, समाजवादी पार्टी तक जहां सवाल है, हमको उत्तर प्रदेश की जनता पे पूर्ण विश्वास है और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की देखिए, विश्वास आपको भी है, विश्वास कांग्रेस को भी है, सभी को विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आएंगे वोट लेंगे तो किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही ना। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे किसको नहीं, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम अपने विकास को लेकर जो हमने पहले भी 2017 में जो चुनाव लड़ा था उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम शिक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं के अत्याचार को लेकर, बलात्कार जिस तरह से हो रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, युवा जिस तरह से बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, महंगी बिजली हो रही है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर जाएगी और हाँ, जनता को हम ये बताएंगे और जनता बखूबी जानती कि 2017 तक जब तक समाजवादी पार्टी थी किस तरह से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ था, वो जनता भूली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस जनता का। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, शायद आपके संज्ञान में ये बात होगी भी कि जब आजमगढ़ में पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी और जब उन्होंने संबोधित वहां किया था तो उन्होंने साफ नाम तो नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था कि मुसलमान किसी खास दल के इशारे पर न तो ताली बजाएगा न वोट करेगा। यानी कि आप समझ लीजिए सीधा इशारा अखिलेश यादव की तरफ ही था। देखिए, ओवैसी यही काम करने ही आए हैं, उनको बीजेपी ने इसी काम के लिए भेजा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करने वाला नहीं है। हाँ, वो बीजेपी के इशारे पे काम करने जरूर उत्तर प्रदेश में आ गए, क्योंकि बीजेपी को आज कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अभी वाराणसी में 2 सीट जीत के आई। अब देखिए जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, मैंने यहाँ कुछ नहीं कहा, अपने आप देखिए विवेक सिलाब साहब ने बीजेपी और ओवैसी को जोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा यहाँ पर। मैं तो इन पे क्या बोलूं। हमारे यहाँ उत्तर भारत में एक कहावत है कि सूप तो सूप कलनी भी बोले जिसमें पूरा विश्व बोल रहा है। बलात्कार पर चर्चा करेंगे, ये बलात्कार पर चर्चा। नेता कहते हैं लड़कों से बलात्कार हो जाती, गलती ये लड़कों से गलती हो जाती। ये इनके नेता कहते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन बीजेपी की है। रामवृक्ष मथुरा वाले को भूल गए। आप भी लगा लो ना वैक्सीन, आप क्यों नहीं लगवा लेते हो, जाके लगवा लो। क्या था, तत्कालीन एसपी मार दिए गए थे, 21 पुलिस वाले मार दिए गए थे। ये भूल की याददाश्त कमजोर है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हर ब्लॉक, हर जनपद, हर मंडल में कट का एक कल्चर था, आज दिखाई नहीं देता है, खत्म कर दिया गया। ये इनकी सरकार। अरे शमशान के दलालों, कफन के चोरों, बैठ के यहाँ बात कर रहे हो। शमशान में दलाली खाने वाले लोग भाषण दे रहे हैं बैठ के। शमशान घाट की दलाली खाने वाले लोग, बच्चों के ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर पे दलाली खाने वाले लोग यहाँ बैठ के भाषणबाजी कर रहे हैं। विराट स्वरूप है उस जनता पार्टी अभी तो सरकार में ये सोचे भी नहीं। परचम जिसको प्रचंड बहुमत कहते हैं, उस बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी। ये मैं और आप फिर डिबेट करेंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे और फिर बात होगी। समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व को संभाल। अरे शमशान के दलालों शांत हो जाओ, शमशान घाट की दलाली खाने वाले को शांत हो जाओ। ये मुझे मत बताइए, कफन की दलाली खाने वाले को शांत हो जाओ। समाजवादी पार्टी का चरित्र बताने लगी। ऑक्सीमीटर पे, पीपीई किट पे दलाली खाने वालों को शांत हो जाओ। खड़े नहीं हो सकते। बच्चों की मिड डे मील पे दलाली खाने वालों शांत हो जाओ। पूरे महकमे को, बच्चों के फर्नीचर को हड़प करने वाले लोग शांत हो जाओ। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। इम्तियाज अंसारी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल, फिर उसके बाद मैं सतीश जी के पास चलूंगा। इम्तियाज अंसारी साहब, बिहार में हमने देखा कुछ भी हो लेकिन असर तो हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एंट्री ली, बिहार में असर हुआ, 5 सीटें उन्होंने जीती और उसके बाद से ही हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो बंगाल का भी रुख कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी वो एक गठन, अपना संगठन वो बना रहे हैं और उस संगठन के साथ वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार में प्रभाव छोड़ने के बाद आपको लगता है कि यूपी में भी प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अभी टाइम है उनके पास, 2 साल से ऊपर का, 2 साल का करीब वक्त है उनके पास, 1 साल। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने आजादी के बाद सबसे बड़ी भूल की है, जो नीतीश कुमार जी को उन्होंने वोट खुलेआम नहीं किया, नीतीश कुमार जी को मत नहीं देने का काम किया। इससे उन्होंने अपने विकास के रथ को रोकने की साजिश की, जिसका लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोई तो वजह रही होगी ना। का जब एग्जिट पोल आ रहा था, उसी समय से अल्पसंख्यक समाज अपना हाथ मल रहे थे कि हमने बहुत बड़ा भूल किया, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनादेश मिला और सरकार बनी, तो अल्पसंख्यक समाज अपनी इस गलती और इस भूल पे मरमाहत है और इसका मैसेज बिहार में ही नहीं
पूरे देश में भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ इस तरह से उनके विकास को देखते हुए अल्पसंख्यक समाज को वोट करना चाहिए था। तो असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर जो है इस देश में हर राज्यों में लागू नहीं होने वाला है। एक जगह अगर समाज से गलती होती है तो हर जगह समाज से गलती नहीं हो सकती है। ठीक है सतीश प्रकाश जी, बिहार में आप लोग साथ लड़े थे, ओवैसी साहब और आप बिहार में साथ मिलकर लड़े थे। क्या अभी जो एक गठबंधन, एक तीसरा मोर्चा, थर्ड फ्रंट यूपी में खड़ा करने की कोशिश जो कर रहे हैं ओवैसी साहब, जिसमें कई छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ आ रही हैं और एक भागीदारी मोर्चा उन्होंने तैयार किया है, क्या बीएसपी इसका हिस्सा हो सकती है? जब बिहार में साथ थे तो क्या यूपी में परहेज रहेगा, साथ होंगे? नहीं, देखो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, गठबंधन भारतीय राजनीति की मजबूरी भी है और जरूरत भी है। गठबंधन की पॉलिटिक्स को आप नकारा नहीं जा सकता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो किसका गठबंधन किससे होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको दो चीजें माननी पड़ेगी कि ओवैसी जी के बारे में बीजेपी और जनता दल यू का भी बिहार में गठबंधन था और जिलानी साहब ने कहा कि ओवैसी साहब से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, जनता दल यू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ओबीसी के आने से जनता दल यू को नुकसान हो गया। तो एक गठबंधन के दो दलों की अलग अलग भाषा है। कहीं ना कहीं हम चीजों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं और हमको ये सिखाया जाता है, हम सहभागिता की बात करते हैं, सत्ता में सबकी सहभागिता हो, हर वर्ग की सहभागिता हो। अगर ओवैसी जी ये चाहते, देखिए सच्चर कमेटी इस देश की सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इस देश में मुस्लिम आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन हो या एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन हो, वो कहीं ना कहीं देश की आजादी के बाद घटा है। उसको अगर ओबीसी की वजह से, उनको राजनीतिक ताकत मिलने से अगर उनको लगता है कि मुस्लिम समाज की वो सेवा कर सकते हैं, मुस्लिम समाज के लिए बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो ये सपना देखना उनके लिए कोई बुरा बात नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी दल को, चाहे वो कोई भी दल, उत्तर प्रदेश का कोई भी दल हो, उनको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये समानता की बात है, ये सहभागिता की बात है। और सत्ता एक वर्ग के पास क्यों रहे भाई? ये मतलब आप सपना जो है, सपना एक अपर जो लोग हैं, जो परंपरागत रूप से जो है सत्ता उन्हीं के पास रही है। अब वो किसी भी रूप में रही हो, चाहे अलग दल में रहो। दूसरी बात, अगर जिलानी साहब या बीजेपी जो प्रवक्ता है साक्षी महाराज जी ने जो बात कही है, एक बात बताइए, अगर शिवसेना उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने की जहां तक उसने बात की, उसका स्वागत करेंगे। अकाली भी जो किसान आंदोलन है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। तो ऐसे तमाम दल है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी ऐसे लोगों का, देखिए जनता दल यू भी निश्चित रूप से, जहां तक मुझे मालूम है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। वो अलग लड़ेगी या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी, ये बात का विषय है। तो इसमें कहीं छोटा दिल करने की आवश्यकता नहीं है। हमको उनको एक राजनीतिक दल के रूप में, हम भी एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल के होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहार से आए, देखिए हैदराबाद भी भारत का ही हिस्सा है। ये कहना भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि हैदराबाद की बिरयानी है या हैदराबाद की कोई और चीज है। हैदराबाद भी भारत का हिस्सा है, ओबीसी जी भी भारत का हिस्सा है। इस देश का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को यह इजाजत देता है कि वो राजनीतिक दल भी बना सकता है, सत्ता में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर सकता है। करें, स्वागत। अजमल साहब, एक सवाल आखिरी आपसे कि यूपी में तो एंट्री आप कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, ये भी कहा। दूसरों का किसको सियासी नफा नुकसान होगा उसका भी जायजा ले रहे हैं, वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, या एमआईएम को कैसे फायदा होगा, सिर्फ इस पर फोकस है? नौ छोटे छोटे दल हैं। अब जो समाजवादी के साथी बैठे हैं वो हमें छोटा दल नहीं मानते, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे सदर साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट ने ये कहा है, मतलब साथ आने की गुंजाइश है कि हम सारे लोगों के साथ जाएंगे जो सेकुलर दल है। ये हाँ, सुन लीजिए, ये सारी बातें कहीं अब लोगों का अहंकार हो तेजस्वी यादव की तरह, तो फिर रिजल्ट बता देगा कि क्या होगा। रिजल्ट भी आएगा ना, इलेक्शन होगा।
तो मैं सदर साहब ने हमारे क्लियर कहा है, और ये भी कहा है कि राजभर जी की क़यादत में सारी बातें होंगी। बात हो रही है लोगों से, इसमें कौन सी बात है? ये राजनीति है, इसमें लोगों से बात होगी, सियासी दलों से बात होगी। आगे जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा बातचीत आगे बढ़ेगी, जो रिजल्ट होगा आपके सामने आएगा। नहीं, जैसे कि अभी सतीश प्रकाश जी भी कह रहे थे कि जो गठबंधन है, विपक्ष का गठबंधन, विपक्ष का ज्यादा से ज्यादा संख्या में दलों का साथ आना, वो इस वक्त की मांग है अगेंस्ट बीजेपी। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, बीजेपी खुद 40 छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ी है। भाई, गठबंधन हमारी ही मांग थोड़ी है, आपके यहाँ भी गठबंधन है, न्यूज चैनलों का भी गठबंधन है। अरे सबको साथ लेके चलना है, सबकी सहभागिता होनी है, यही सही बात है, यही हिंदुस्तान है, जहाँ हर धर्म, हर रंग, हर कलर के लोग एक साथ चले और आगे बढ़े, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट में आपने वक्त दिया।